गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि अपन ने लास्ट लेक्चर्स के अंदर सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल के बारे में पढ़ा है और सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल के कुछ मेथड्स पढ़े हैं। जैसे उसके अंदर अपन ने इनसैनिटरी लैंड फिलिंग पढ़ा है, अपन ने उसके अंदर सैनिटरी लैंड फिलिंग पढ़ा है उसके अंदर, और उसके अंदर थर्मल पायरोलिसिस पढ़ा है, कंपोस्टिंग पढ़ा है अपन ने, इंदौर प्रोसेस, बेंगलोर प्रोसेस पढ़ा है अपन ने, पल्वराइजेशन पढ़ा है अपन ने। ठीक है, अब अपन जो टॉपिक स्टार्ट करना चाह रहे हैं दैट इज़ वेरी कॉमन टॉपिक, और in today's scenario it is very important to get information about this topic, or you can say it is very important to aware about this topic to the people of our society. As you know, the situation of going on is a kind of pandemic, or we are safe at our home and we are not going outside we are going outside with when we have important work. So our topic is air pollution basically. Pollution, everybody know what is pollution. Pollution मतलब वो चीज़, pollution का मतलब क्या होता है? प्रदूषण देखा जाए तो मतलब कोई भी चीज़ अपनी लिमिट को क्रॉस कर रही है तो मतलब वो एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रही है। ऐसा नहीं है कि पोल्यूशन मतलब एक पर्टिकुलर टेक्निकल वर्ड है। कोई भी चीज़, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, चाहे वो नॉइज़ पोल्यूशन हो, चाहे वो वॉइस पोल्यूशन हो, किस टाइप का पोल्यूशन हो। ठीक है, तो नॉइज़ पोल्यूशन आपको पता ही है क्या होता है। मतलब अगर एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद हमारे को कान हमारे ख़राब हो रहे हैं तो वो नॉइज़ क्या हो रही है? पोल्यूट हो रही है। मतलब एक इंसान के कानों की एक पर्टिकुलर आवाज़ सुनाई पड़ती है, एक जानवर है, उस जानवर के अंदर अलग अलग कैटेगरी के जानवर है तो उनको एक पर्टिकुलर वॉइस सुनाई पड़ती है। अगर उससे ज़्यादा वो आवाज़ कान में जा रही है तो इसका मतलब नॉइज़ पोल्यूट हो रही है। ठीक है, गाड़ी चलाते हैं हम, गाड़ी का मान लो अगर गाड़ी के अंदर हॉर्न अगर हमारा ख़राब है, बहुत ख़राब है, तो बहुत ज़्यादा तेज़ चलेगा। ठीक है, या फिर हम पार्टीज़ में जाते हैं, पार्टीज़ में जाने पर जब डीजे चलता है, ठीक है, फ्लोर्स पे आप डांस करते हैं तो वहाँ पे अगर बहुत तेज़ आवाज़ में लाउड म्यूजिक चल रहा है तो भी हमारे कानों को ख़राब करेगा। ऐसे एयर पोल्यूशन में क्या होता है कि हमारी एयर को क्या हो रहा है? एयर पोल्यूट हो रही है। अब एयर पोल्यूट कैसे हो रही है? तो एयर पोल्यूट होने के बहुत सारे मीडियम्स हैं। एक तो इंडस्ट्रीज से जो धुआं निकलता है, ठीक है, उससे हमारी एयर पोल्यूट होती है। ठीक है, उसके बाद जो हम गाड़ी चलाते हैं उससे जो धुआं निकलता है, मान लो इसलिए तो बोला जाता है कि आपको अपनी गाड़ी की सर्विस प्रॉपर टाइम पर करानी चाहिए। अगर अपनी गाड़ी की सर्विस प्रॉपर टाइम पे नहीं करा रहे हैं तो वहाँ से क्या निकल रहा है? धुआं निकल रहा है। और ये धुआं ही, ठीक है, ये धुआं और स्मोक जो लोग सिगरेट यूज़ करते हैं तो स्मोक प्लस फॉग इज़ नोन एज स्मोक। ठीक है, तो स्मोक तो हमारे लिए बहुत खतरनाक हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए बोला जाता है कि हमको हमारे एनवायरनमेंट को इन सब पोल्यूशन से बिल्कुल फ्री रखना चाहिए। ठीक है, तो टॉपिक इज़ एयर पोल्यूशन। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। तो क्या क्या लिखा हुआ है देखते हैं हम। देखो, presence of one or more air pollutants or contaminants in such concentration and in such duration that it start affecting the life in biosphere is referred as air pollution। इसका मतलब क्या हो गया? क्या बोलना चाह रहा है? यही बोलना चाह रहा है कि अगर एक या एक से ज़्यादा एयर पोल्यूटेंट्स या कंटामिनेंट्स या पोल्यूटेंट्स एक ही बात होती है। ठीक है, इन सच कंसंट्रेशन, ठीक है, और एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन इस टाइप से मौजूद हो कि ये बायोस्फीयर, मतलब बायोस्फीयर जहाँ पे जीव जंतु रहते हैं, हम लोग रहते हैं, जानवर लोग रहते हैं, लिविंग बींग्स रहते हैं, उनकी ज़िंदगी को अफेक्ट करना स्टार्ट कर दे तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? एयर पोल्यूशन नाम दिया जाएगा। ठीक है, इट्स अ टेक्निकल डेफिनेशन, तो यू विल हैव टू लर्न दिस डेफिनेशन। बेसिकली जब आप अच्छा एग्ज़ाम लिखना चाहते हैं, जब आप IAS का मेंस लिखने जाते हैं या कोई भी एलियन का एग्ज़ाम लिखने जाते हैं तो वहाँ पर इफ समबडी आस्क यू इफ देयर इज क्वेश्चन that what is air pollution, then you will have to this definition because this definition contain good words, good terminology. Okay, अब ये pollutant क्या चीज़ होती है? pollutant वो होती है, pollutant वो चीज़ है जिससे pollution हमारा हो रहा है। ठीक है, तो basically air pollutant बोलो या contaminants बोलो, we have divided air pollutants in two parts. So what I have told you here, air pollutant or contaminant, whatever you want to say, are divided basically two parts. First is primary, that is known as major pollutants, and second is secondary. ठीक है, जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि जो secondary pollutants होते हैं they are depending on first और they are depending on major pollutant, that is primary pollutant. तो हम देखते हैं वन बाय वन क्या क्या होते हैं। देखिए, पहले हम बात करते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट्स की। देखो, तो यहाँ पर प्राइमरी पोल्यूटेंट्स में क्या क्या आते हैं? इसके अंदर आते हैं हमारे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। यू कैन सी हेयर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन,
NO हो गया, NO2 हो गया। सेकेंड इज ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, ठीक है, CO हो गया, कार्बन मोनोक्साइड, दैट इज़ वेरी हार्मफुल, NCO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, ऑक्साइड ऑफ सल्फर, दैट इज़ SO2 हो गया, SO3 हो गया। उसके बाद क्या हो गया, लेड हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गया, और हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, H2F हो गया, इथाइल एंड मेथाइल मर्केप्टन हो गया। अब आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन कैसे आता है, आपके एग्जाम से क्वेश्चन ऐसे आएगा, अमंग 4 ऑप्शंस विच इज़ प्राइमरी पोल्यूटेंट, देन यू हैव टू लर्न एटलीस्ट दीज पोल्यूटेंट्स, दीज प्राइमरी पोल्यूटेंट्स which are major pollutants and which are very common to your exams, which will be asked in your objective of SCG exam. So you have to learn these primary pollutants. The second is secondary pollutants. What they are? Secondary pollutants are H2SO4, O3 ozone, formaldehyde, PN, peroxyacetyl nitrate. So these are our secondary pollutants. Here you can say these are our secondary contaminants. In the same way, secondary pollutants are asked in our exams, which of the option is belongs to secondary pollutants, so you can write. Okay, next come to, अब नीचे आते हैं, अब नीचे देखते हैं। अब आपके सामने एक डायग्राम शो हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। इस डायग्राम के अंदर क्या है, देखो इस डायग्राम को आप एक्सप्लेन करते हैं। दिस इज टोटल, ये जो मैंने सर्कल बनाया हुआ है ये हमारा हाइड्रोस्फेयर, और ये क्या है, लिथोस्फेयर, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर आपको मैं लिखा भी हुआ है, तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। लिथोस्फेयर क्या चीज़ होती है, लिथोस्फेयर इज़ व्हाट, तो यहाँ लिखा हुआ है देखो, सॉलिड अर्थ एंड इट्स इंटीरियर, तो ये मेरा क्या हो गया, लिथोस्फेयर हो गया, ठीक है। हाइड्रोस्फेयर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वाटर अबव और बिलो ऑफ द अर्थ सरफेस, तो ये क्या हो गया, मेरा हाइड्रोस्फेयर हो गया, ठीक है। और बायोस्फेयर के अंदर तीनों चीज़ें आ जाती हैं। बायोस्फेयर इज़ कंबाइंड फॉर्म ऑफ ट्रोपोस्फेयर, बेसिकली बायोस्फेयर इज़ कंबाइंड फॉर्म ऑफ हाइड्रोस्फेयर एंड लिथोस्फेयर, ठीक है। देखो लिखा भी हुआ है बायोस्फेयर के ब्रैकेट में, द जोन इन विच लिथो हाइड्रो एटमोसफेयर आर मीट विच इज़ कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग लाइफ, तो बेसिकली in which sphere we can live our life or we can imagine our life, that is known as biosphere, and it includes hydrosphere as well as lithosphere. Lithosphere is what? It is combined form of solid earth and its interior. And what is hydrosphere? It is collection of water above or below the earth surface. इतना क्लियर हो गया आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, अब इसके ऊपर क्या है, ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर आता है, दैट इज़ 10 to 15 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर आता है, दैट इज़ 30 to 40 किलोमीटर। उसके बाद मेसोस्फेयर आता है, दैट इज़ 30 किलोमीटर। उसके बाद थर्मोस्फेयर आता है, दैट इज़ ग्रेटर दैन 420 किलोमीटर, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो एटमोसफेयर का जो पूरा पार्ट है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एटमोसफेयर, आपको दिख रहा होगा ये, एटमोसफेयर इज़ ग्रेटर दैन 500 किलोमीटर, लिखा हुआ है पूरा, ठीक है। इस एटमोसफेयर के अंदर हमारा पूरा पार्ट आ जाता है, ठीक है। और एटमोसफेयर के कलेक्शन ऑफ गैसेज अराउंड द अर्थ। एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाता है इस टाइप से कि सबसे नीचे कौन सा लेयर है, तो ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद कौन सा है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर कौन सा है मेसोस्फेयर, उसके बाद कौन सा है थर्मोस्फेयर। गेट 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे नीचे कौन सा लेयर आता है, तो दैट इज़ ट्रोपोस्फेयर। तो यू हैव टू लर्न दीज 4 लेयर्स, ओके। आगे आ जाइए, आगे देखते हैं हम। नोट में देखते हैं, सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स आर दोज विच आर फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ वन और मोर primary pollutants, one or more primary pollutants are reacts with each other or with water vapors in the presence of sunlight। इसका क्या हो गया, जो सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं वो होते हैं जो कि एक या ज़्यादा प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स के रिएक्शन से मिलते हैं, ठीक है। या फिर कब बनते हैं, आर रिएक्ट्स विद ईच अदर और विथ वाटर वेपर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, या फिर वाटर वेपर्स से रिएक्ट करते हैं किस प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, दैट इज़ नॉन एज व्हाट, फोटोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। ठीक है, आगे आ जाइए, आगे क्या लिखा हुआ है, आगे देखते हैं। डिस्पर्जन ऑफ दीज पोल्यूटेंट्स इनटू द एटमॉस्फेयर डिपेंड्स अपॉन प्रिवेलिंग टेम्परेचर, प्रेशर एंड विंड कंडीशन। मतलब इन पोल्यूटेंट्स का जो डिस्पर्जन होता है, जो फैलना होता है, वो डिपेंड करता है हमारा एटमॉस्फेयर कैसा है, एटमॉस्फेयर के अंदर कंडीशंस कैसी हैं, टेम्परेचर कैसा है, प्रेशर कैसा है, विंड कलेक्शंस कैसी हैं, विंड कंडीशंस कैसी हैं, इन सब पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, अब तक आपने एयर पोल्यूशन पढ़ा होगा, काफ़ी सिंपल वे में पढ़ा होगा, ठीक है। आई विल टीच दोज पर्टिकुलर स्टफ टू यू, बट ये कुछ ऐसा टॉपिक है जो आपने अब तक नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसमें पढ़ते हैं हम। फर्स्ट क्या है मेरा, टेम्परेचर। आ गई है, तो टेम्परेचर इफेक्ट कैसे होता है वो देखते हैं।
with increase in height above the surface of the earth, temperature of the air decreases in troposphere, and the rate at which it decreases with increase in height is referred as environmental लैप्स रेट। चलो क्या हो गया, जैसे जैसे हमारी हाइट बढ़ती है सरफेस के ऊपर अर्थ, वे लिखा हुआ है विद इंक्रीज इन हाइट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, जैसे ही हमारा हम ऊपर जाते आते हैं टेम्परेचर ऑफ एयर डिक्रीजेज, जो टेम्परेचर होता है ट्रोपोस्फेयर में वो एयर क्या होता है डिक्रीज होते आते हैं, कूलिंगनेस चालू हो जाती है। और जिस रेट से ये टेम्परेचर क्या होता है डिक्रीज होता है जब हमारी हाइट बढ़ती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एनवायरमेंटल लैप्स रेट या एयर लैप्स रेट बोला जाता है इसको। और ये कितना होता है 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर, मतलब अगर 1 किलोमीटर ऊपर जा रहे हैं तो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में क्या हो रहा है कम हो रहा है, इसको बोला जाता है ELR। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो आस्क्ड एग्जाम। आगे जाइए, द टेम्परेचर ऑफ द पोल्यूटेंट्स ऑल्सो डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन हाइट अबव द सर्फेस ऑफ द अर्थ। अब इसमें क्या बोला गया है, इसमें ये बोला गया है कि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो जो पोल्यूटेंट्स हैं जो कि पोल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, उनका भी टेम्परेचर क्या होता जाता है कम होता जाता है, ठीक है। वेयर देर इज़ नो एक्सचेंज ऑफ हीट, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है वेयर देर इज़ नो एक्सचेंज ऑफ हीट टेक प्लेस एंड द रेट एट विच इट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन हाइट इज़ रिफर्ड एज आइडियाबैटिक लैप्स रेट। तो आपको केवल ये याद रखना है कि देखो पहला मैंने क्या बताया, पहले मैंने आपको ये बताया कि जैसे जैसे हाइट ऊपर जाते जाते हैं तो क्या होता है वहाँ पर, तो वहाँ पर क्या होता है टेम्परेचर क्या होता रहता है मेरा कम होता जाता है। ये लिखा मैंने टेम्परेचर ऑफ द एयर, यहाँ पर क्या वर्ड आ रहा है टेम्परेचर ऑफ द एयर, तो उसके रिस्पेक्ट में जो टेम्परेचर कम होता जाता है तो उसके रिस्पेक्ट में रेट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं ELR, दैट इज़ नोन एज एनवायरमेंटल लैप्स रेट। अगला पॉइंट क्या बोला मैंने, द टेम्परेचर ऑफ द पोल्यूटेंट्स, यहाँ पे क्या आ रहा है वर्ड पोल्यूटेंट्स, पहले में क्या था एयर, द टेम्परेचर ऑफ द पोल्यूटेंट्स ऑल्सो डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन हाइट above the surface of the earth where there is no exchange of heat, जहाँ पर एक हीट का कोई एक्सचेंज नहीं होता। और जिस रेट पे ये जो टेम्परेचर किसका कम होता है पोल्यूटेंट्स का कम होता है उसको हम क्या बोलते हैं आइडियाबैटिक लैप्स रेट, दैट इज़ नोन एज 6 to, और जो रेंज होती है उसकी क्या होती है 6 to 9.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। जब हम 6 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करते हैं तो हम उससे बात कर रहे हैं वेट वेदर की, ठीक है, गीला मौसम। जब हम 9.8 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करते हैं तो हम बात करते हैं यहाँ पर ड्राई मौसम, मतलब ड्राई वेदर की, ठीक है। आगे आ जाइए, आपसे पूछा भी जाएगा ELR क्या होता है, ALR क्या होता है, बता रहा हूँ मैं इसलिए आपको। द टेम्परेचर ऑफ द पोल्यूटेंट्स, ये हम पढ़ चुके हैं, फॉर वेट प्रोसेस इज 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर एंड फॉर ड्राई प्रोसेस इट इज़ 9.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ ELR एंड ALR फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट आर बीइंग डिफाइंड। इन इस जो रेट है इसके ऊपर, इस रेट के ऊपर पे जो हमारे क्या डिपेंड किए हैं, हमारे जो एनवायरनमेंट हमारे डिफाइन किए गए हैं, ठीक है। क्या क्या है, फर्स्ट इज़ एन अनस्टेबल एनवायरनमेंट, तो ये क्या होता है देखो, इफ़ ELR इज़ ग्रेटर देन ALR, जब एनवायरमेंटल लैप्स रेट ज़्यादा है किसके कंपेयर में आइडियाबैटिक लैप्स रेट के कंपेयर में, तो जो एनवायरनमेंट बोला जाएगा उसको बोला जाएगा अनस्टेबल एनवायरनमेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि ELR ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हो गया जो मेरी एयर का जो टेम्परेचर है वो हाइट बढ़ने से क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है मेरा ज़्यादा हाइट बढ़ने से क्या हो रहा है टेम्परेचर बहुत कम हो रहा है कंपेयर टू किसके, जो पोल्यूटेंट का टेम्परेचर है वो हाइट बढ़ने से क्या हो रहा है कम हो रहा है। तो सिंस इन दिस केस एनवायरनमेंट लैप्स रेट ग्रेटर दैन ALR इज ऑल्सो मे बी रिफर्ड एज सुपर आइडियाबैटिक लैप्स रेट। ये एक नाम दिया गया है कि अनस्टेबल एनवायरनमेंट को हम सुपर आइडियाबैटिक लैप्स रेट भी बोला जाता है, ठीक है। इस डायग्राम में हम आपको शो भी किया हुआ है, देखो इस डायग्राम में शो करते हैं आपके सामने। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये देखो ये हमारा डायग्राम बना हुआ है, दिस इज़ योर डायग्राम, ठीक है। ये यहाँ पर इस एक्सिस पे क्या है मेरा टेम्परेचर है, इस एक्सिस पे क्या है मेरी हाइट है, ठीक है। ये मेरा क्या दिखा रहा है ALR दिखा रहा है, ये मेरा क्या दिखा रहा है ELR दिखा रहा है, ठीक है। हम एक कॉमन पॉइंट ले लेते हैं, देखो दिस इज़ आर कॉमन पॉइंट, देखो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी मेरी हाइट यहाँ पर क्या है कॉन्स्टेंट हाइट है, देखो यहाँ पर कॉन्स्टेंट हाइट है। लेकिन टेम्परेचर देखो, टेम्परेचर किसका कम है, टेम्परेचर किसका कम है, टेम्परेचर इज कम है ELR का, और यहाँ पर टेम्परेचर किसका ज़्यादा है ALR का। तो मैंने क्या बताया, इफ़ ELR इज़ ग्रेटर देन ALR देन द कंडीशन इज नोन एज अनस्टेबल एनवायरनमेंट, और क्या हो जाएगा वो सुपर आइडियाबैटिक लैप्स रेट हो जाएगा। ये डायग्राम क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आ जाइए, नीचे आ जाइए, नेक्स्ट नीचे क्या दिया हुआ है देखो, पीछे क्या लिखा हुआ है,
स्टेबल एनवायरनमेंट क्या होता है, इफ़ ELR इज स्मॉलर देन ALR, यहाँ पर इसका अपोजिट हो गया। अब तक हमने क्या पढ़ा था, ELR इज ग्रेटर देन ALR, यहाँ क्या पढ़ रहे हैं हम, इफ़ ELR इज स्मॉलर देन ALR द एनवायरमेंटल इज टर्म्ड एज स्टेबल एनवायरनमेंट। तो जो एनवायरनमेंट कंडीशन जनरेट होंगी उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा आपको स्टेबल एनवायरनमेंट बोला जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। सिंस इन दिस केस ELR इज स्मॉलर देन ALR इट इज़ ऑल्सो रिफर्ड एज सब आइडियाबेटिक लैप्स रेट। तो अनस्टेबल एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या आएगा, ELR इज़ ग्रेटर देन ALR और दैट इज़ नॉन एज सुपर आइडियाबेटिक लैप्स रेट। और अगर हम स्टेबल एनवायरनमेंट की बात करते हैं दैट इज़ ELR इज स्मॉलर देन ALR दैट इज़ नॉन एज व्हाट, सब आइडियाबेटिक लैप्स रेट। तो क्लियर हो गया। अब इसको डायग्राम से भी शो कर देते हैं हम। देखो ये हमारा डायग्राम बना हुआ है आपके सामने, देखिए। ठीक है, ये देखो यहाँ पर क्या है, ये मेरी हाइट थी वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे क्या है मेरा, ये टेम्परेचर है। ठीक है, ये मेरी हाइट है और ये टेम्परेचर है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ALR इज़ ग्रेटर देन ELR। ठीक है, हम एक वही बात कर लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर ALR क्या है, ज़्यादा है किससे, इफ़ इसमें भी लिखा हुआ है कि ALR इज़ ग्रेटर देन ELR, तो इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा कौन सा एनवायरनमेंट, सब आइडियाबेटिक लैप्स रेट बोला जाएगा इस चीज़ को। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर देखो ये एक पर्टिकुलर हाइट ले लेते हैं, सपोज करो हम ये हाइट हम मान ली। ठीक है, ये हम हाइट ले लेते हैं। ठीक है, इस हाइट पे देखो ये हाइट मेरी ये थी, ये ALR है, तो इसी हाइट पे ये क्या है, ये ELR है। तो किसका टेम्परेचर कम है, ALR का टेम्परेचर क्या है, मेरा कम है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ALR का टेम्परेचर कम है, इसका मतलब क्या हो गया कि हाइट बढ़ रही है, हाइट सेम है लेकिन उस पर्टिकुलर हाइट पे टेम्परेचर किसका कम है, ALR का टेम्परेचर रेट क्या है, मेरी कम है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ALR की जो रेट है वो ज़्यादा हो गई कंपेयर टू ELR के। तो ये क्या हो गया मेरा, इसको बोलते हैं हम स्टेबल एनवायरनमेंट। ठीक है, अगर क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट नीचे नोट लिखा हुआ है, इफ़ ELR इज़ ग्रेटर देन ALR, अगर एनवायरमेंटल लैप्स रेट की वैल्यू आइडियाबेटिक लैप्स रेट के इक्वल हो जाए तो जो एनवायरनमेंट का नाम होगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोला जाएगा न्यूट्रल एनवायरनमेंट, दैट इज़ नोन एज व्हाट, न्यूट्रल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये पूरा लेक्चर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक आप अपने घरों पे सेफ रहिए। ये हमारा बेसिकली इंट्रोडक्शन टू एयर पोल्यूशन था। ठीक है, तो आई होप दैट यू आर सेफ एट योर होम एंड यू आर यूटिलाइजिंग दिस क्रूशियल टाइम। आई नो दिस इज़ वेरी टफ टाइम फॉर everyone. We are also suffering from this time. We also want that you people want to be here in front of us and the live interaction should take place, but it is not possible in this pandemic. But we hope that we will meet soon. And in this semester you have only 2 subjects, so it is very simple for you to manage. Okay, so meeting you in the next lecture. Till then, take care. Bye bye.